सुलभा और समर को अभी एक ही महीना हुआ था इस नई कॉलोनी में आए हुए। अभी ज़्यादा लोग नहीं बचे थे और जो परिवार थे भी अपने काम से काम रखते थे। हाँ, पड़ोस की लता आंटी अवश्य सुलभा को सचेत कर जाती थी कि किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा मत खोलना। समर के माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने अपने बुआ के यहाँ करी थी। फिर बैंक में नौकरी लगने के बाद सुलभा से उसका परिचय हुआ था। सुलभा उससे पहले ही नज़र में भा गई। सुलभा की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ विहीन संतान को पिता ने अपने स्नेह से सींचा था। सुंदर होने के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी मिश्रण था। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसे बैंक में कुछ कागजी कार्यवाही करने के लिए आना पड़ता था। समर की सहायता से समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो गए थे। सुलभा के पिता ने सहर्ष इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए थे। जीवन निर्बाध गति से चल रहा था। शादी के 1.5 साल में नोकझोंक के सिवा और कोई झगड़ा नहीं होता था। इस बीच दो घटनाएं घटी। सुलभा के पिता का देहांत हो चुका था और समर का स्थानांतरण हो चुका था। दिल्ली में कुछ दिन तो घर व्यवस्थित करने में लग गए। आसपास का शांत माहौल सुलभा को बेहद सुकून देता था। उस दिन बुधवार था। समर के ऑफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निपटाकर सुलभा बरामदे में आराम से कुर्सी पर बैठी मैगजीन के पन्ने पलटने के साथ साथ अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी एक आहट ने उसे चौंका दिया। कुछ घबराहट और लता आंटी की हृदयता को ध्यान में रखते हुए सुलभा ग्रिल खोलकर गेट तक आ गई। पहली ही नज़र में वो सुलभा को माँ जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, उनका नाम निर्मला देवी है, दिल्ली में ही रहती है, किसी काम से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी हूँ। स्टेशन पर ट्रेन लेट हो जाने की वजह से उनके बेटे समय पर नहीं पहुँचे। अब अकेली घर जाने के लिए निकली हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है। कुछ देर बाद याद आ भी जाती है। सुलभा का मन पसीज गया। गेट खोलकर उन्होंने बरामदे में कुर्सी पर बैठाया और एक ट्रे में पानी व मिठाई लेकर आई। निर्मला जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ सुलभा को देखा। सुलभा के साथ बातें करते हुए वह काफ़ी सहज हो चली थी, लेकिन सुलभा का दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। उसने मोबाइल से समर को संदेश भेज दिया कि वो जल्दी से घर आ जाए। संदेश मिलते ही समर आधे दिन की छुट्टी लेकर 3:45 बजे तक वह घर पहुंच गया। तब तक सुलभा और निर्मला जी दोपहर का खाना निपटा चुकी थीं। समर ने एक नज़र निर्मला जी पर डाली और वहीं सोफे पर बैठ गया। फिर वही कहानी सुनी जो उन्होंने सुलभा को सुनाई थी। समर को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शयन कक्ष में चला आया। उसने इशारे से सुलभा को भी बुलाया। कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे। फिर कुछ सोचकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके जैसे ही दोनों बाहर आए, निर्मला जी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और चाय रख रही थीं। उन्होंने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। नाश्ता ख़त्म होने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। फिर बहुत सारे प्रश्न एक साथ निर्मला जी को झेलने पड़े, जैसे अब तक उनके बेटों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, अगर ट्रेन लेट थी तो उनके बेटों ने पूछताछ विभाग से संपर्क क्यों नहीं किया, उनकी याददाश्त जब कमज़ोर है तो उन्हें अकेले यात्रा पर भेजने का मतलब क्या बनता है। इतने सारे प्रश्न और जवाबदेही से निर्मला जी घबराकर रोते हुए कहने लगी कि मैं चोर नहीं हूँ, उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है, वह सुबह तक यहाँ से ज़रूर चली जाएगी। सुलभा से उनका रोना देखा नहीं गया और उन्होंने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही इनको छोड़ आएंगे। पुलिस चली गई, लेकिन समर अभी भी असमंजस में ही था। रात का खाना भी निर्मला जी ने आग्रह करके खुद ही बनाया और परोस कर खिलाया भी। एकल गृहस्थी करते हुए सुलभा और समर को यह सुख नहीं मिला था, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा। सुबह 7:30 बजे समर की आंखें खुली। सुलभा अभी तक सो रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा और दूसरे कमरे में निर्मला जी को देखने गया। वहाँ पर निर्मला जी नहीं थी। उसने सभी कीमती चीज़ों पर सरसरी निगाह डाली। सब चीज़ें यथास्थान पर ही थीं। वह बगीचे में गया तो ठगा सा रह गया। निर्मला जी फूल चुन रही थीं। लज्जित होकर वह अंदर आ गया। तब तक सुलभा भी उठ चुकी थी। नाश्ते के बाद उन्हें निकलना था। जाते समय निर्मला जी रोने लगी। उन्हें सुलभा से स्नेह हो चुका था। सुलभा की भी आंखें भर आई।
समर के साथ गाड़ी में बैठकर वह रास्ता बताती जा रही थी। एक बार फिर संदेश का बीज समर के मन में पनपने लगा। कहीं याददाश्त जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी। एक गली के मुहाने पर उन्होंने कार रोकने के लिए कहा और बोली, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। समर की इच्छा थी कि एक बार इनके पूरे परिवार को देखें, कम से कम उनके बेटे उनका धन्यवाद तो करें। निर्मला जी चुपचाप एक और बढ़ने लगी। समर ने भी कार मोड़ ली, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका मन नहीं माना और उसने कार वहीं पे मोड़ ली जहाँ से निर्मला जी को छोड़ा था। समर कार से उतरकर पैदल ही एक और चलने लगा। रास्ता वहीं ख़त्म हो गया था, इसलिए वह बढ़ता गया। अचानक उसके कदम ठिठक गए। जिस तरह के घर का वर्णन निर्मला जी ने कहा था, वह एक वृद्धाश्रम था। गेट खुला हुआ था। समर आगे बढ़ा, तभी बगीचे में एक बेंच पर उसे निर्मला जी कई वृद्धाओं से घिरी हुई दिखाई दी। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। निर्मला जी बोल रही थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस एक दिन में मैंने अपने बचे हुए दिनों की सारी खुशियाँ पा ली। मेरे बेटे ने तो बोझ समझकर मुझे यहाँ पर ला पटका, एक बार हालचाल भी नहीं लेते। कल दुखी मन से मैं यहाँ से चली गई थी, लेकिन सुलभा और समर ने मेरी अतृप्त इच्छा को पूरा कर दिया। पर एक ही दुख है, मैंने उन भले लोगों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह रोने लगी। समर की भी आंखें भर आई। वह आगे बढ़ा और निर्मला जी के कदमों के पास बैठ गया। अचानक समर को सामने देखकर वह चौंक गई। समर ने कहा, किसने कहा आप बोझ हैं? मुझे और सुलभा को आपकी ज़रूरत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, किसी अनाम रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि हमारी माँ बनकर। मुझे तो आपके बेटे पर तरस आता है, जो इस ममतब में माँ को वह यहाँ छोड़ गया। हमने भी आपको समझने में भूल की। चलिए, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से लेकर घर चलता हूँ। निर्मला जी उठकर खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, लोग तो बच्चों को गोद लेते हैं और तू मुझ बुढ़िया को लेकर जा रहा है। समर ने हंसते हुए निर्मला जी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और इस बच्चे को अब कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। निर्मला जी की सहेलियाँ उन्हें खुशी से विदा कर रही थीं।